इस लड़की के ऊपर जो जिन था वो एक नहीं था, ये तो कंफर्म है। इसके ऊपर इफ़रीत था, और इफ़रीत जिन्नात में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। और इफ़रीत के भी 5 जिन इकट्ठे इसके साथ थे, जो इसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व भी होते थे, जो इसको हार्म भी करते थे, जो इसको मेंटली और फिजिकली हार्म करते थे। Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू yet another द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। पहले गुड न्यूज़ से स्टार्ट करें या बैड न्यूज़ से स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से पहले बैड न्यूज़ से स्टार्ट करते द बैड न्यूज़ इज़, जो मेरे पास एक फीमेल डॉग बच गई थी बच्चों में से, वो भी आज गुजर चुकी है। हैं। इंतकाल कर गई, और बताया उसी कमरे में। सेम रूम, सेम सिचुएशन, कोई सिम्टम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। इस रूम के एग्जैक्टली ऊपर वाला कमरा। जहाँ पर कुछ और भी प्लान करने जा रहे हैं हम लोग। ओ यस, लेकिन खैर उस मतलब इस वाले एरिया में प्रॉब्लम है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से किसी दिन एक ऊपर व्लॉग आप किया राउंड जाए, लगाएंगे। व्लॉग किया जाए। नहीं, आप राउंड लगाएंगे। मैं राउंड क्या लगाऊं, मैं जाके बैठ जाऊंगा थोड़ी। यस, क्योंकि अब दैट्स टू मच ना। मेरे 2 चहीते जा चुके हैं, और बल्कि इनफैक्ट 7 उनके बच्चे थे। 7 के 7 बच्चे मेरे मेन डॉगीज़ के जो पेरेंट्स थे, जो 2 पेरेंट्स थे, उनमें से अच्छा, सब। मज़े की बात, वो इतनी बीमार थी और रिकवर कर गई, और वो कहीं और रिकवर कर गई। यस, अगर वो यहाँ होती तो मेरे ख्याल से वो कल तक वो बिल्कुल ठीक थी, सुबह को बिल्कुल ठीक थी। सुबह को उसने खाना भी ओके खाया है, और उसके बाद हमने इसकी बायोप्सी भी करवाई है, तो डॉक्टर कह रहा है इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, अल्लाह की रज़ा। नहीं, एक होता है ना बीमारी का पता चले। खैर चले, अब दैट इज़ समथिंग एल्स। हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब क्या सुनाइए? यार, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, और आपने भी मुझे मैसेज किया था कि डॉक्टर एमिली रोज़, यस, और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस बार मैं आपको एमिली रोज़ की कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ बड़ी वियर्ड चीज़ें। वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एमिली रोज की तो बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं। मूवीज़ भी बनी है, लेकिन उन मूवीज़ में आपको वो चीज़ें शायद सुनने को ना मिले जो मैं बताऊँगा। चलेगी, लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले गुड न्यूज़ तो बताना भूल गए। हाँ, गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी ईमेल आशी डेली व्लॉग्स फैंस क्लब, जो कि हैक हो गई थी, वो हमने रिकवर कर ली है। तो आप लोगों की जितनी ईमेल्स थी वो हमारे पास अब मौजूद हैं, और अब हम आप लोगों की स्टोरीज़ डॉक्टर साहब को मैं आज फॉरवर्ड कर चुका हूँ, आपको हाँ, ईमेल में काफ़ी कर काफ़ी चुका हूँ। फॉरवर्ड किया है। और 1-2 वॉइस स्टोरीज़ भी हैं, तो ऑडियो स्टोरीज़ हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। और प्लीज़ बेझिझक, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगी, अपनी स्टोरीज़ में भेजें। हम इंशाल्लाह ताला आपकी स्टोरीज़ को नरेट करेंगे, मतलब डॉक्टर साहब, या तो फिर अगर आप ऑडियोज़ भेज रहे हैं, वीडियोज़ भेज रहे हैं, तो हम वो भी आपका, अगर क्वालिटी वाइज ओके है तो हम उसको ज़रूर शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट सर। अच्छा, एमिली रोज़ का जो असल नाम था वो एना एलिज़ाबेथ मिचेल था, एना पहली। एलिज़ाबेथ मिचेल, ओके। ठीक है। दूसरा, वो जिस नाम से मशहूर थी वो था एनालीज मिचेल के नाम से। तीसरा उसका नाम जो इस सारे इंसिडेंट के बाद पड़ा वो था एमिली रोज़। ये बेसिकली 1952 में पैदा हुई थी, और इनकी डेथ हुई 1976 में। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, 1952 से 1976 का, ये इस लड़की के लिए कोई अच्छा पीरियड नहीं था। मतलब सिर्फ 24 साल का। हाँ, ये कोई अच्छा पीरियड नहीं था इसके लिए।
ये जब 6 साल की थी तो उस 6 साल की एज से ही, ये किसी मूवी में नहीं बताया गया, ये कहीं स्टोरी में नहीं है, ये जब 6 साल की थी तो उस वक्त से ही इसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ गई थी। ये आपस में बहनें थीं, दो, और फिर उनका भी बताता हूँ कि इनका आगे क्या चक्कर था। ये दो बहनें थीं, उनमें जो एमिली थी वो जिस तरह से इंट्रोवर्ट होते हैं, कटे कटे बचपन से ही, इस तरह से दूर सारी चीज़ों से, लोगों से, हर चीज़ से। इसकी जो फैमिली थी बेसिकली वो प्योरली रिलीजियस फैमिली थी, लाइक कि उनमें वो अब उसके बाद अब वो एक प्रॉपर कैथोलिक जिस तरह से होते हैं उनकी फैमिली थी, और वो उसकी तरफ जा रहे थे, रिलीजन की तरफ। तो ये जो एमिली थी इसका रुझान भी रिलीजन की तरफ था, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होती हैं चीज़ें? चीज़ें स्टार्ट होती हैं जब ये 16 साल की होती है। मैंने अक्सर अपनी स्टोरीज़ में बताया है कि लड़का हो या लड़की हो, चीज़ें आपके साथ बचपन में ही जुड़ जाती हैं, और जब आप बालिग होते हो, जब आप उस अडल्टहुड में पहुंचते हो या जा रहे होते हो, तो वो चीज़ें एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब वो अडल्टहुड में आई, जब वो स्टार्ट हुई उस तरह से, 16 में जवान हो जाता है बंदा, उसके साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए। प्रॉब्लम्स क्या होना शुरू हो गए उसके साथ कि वो बज़ाहिर डॉक्टर्स के, वो एक साइकिक इलनेस में चली गई, साइकोसिस में चली गई, ठीक है। अब टेम्पोरल साइकोसिस कहते हैं, उस साइकोसिस में चली गई। उसमें क्या होता है? उसमें सिवियर डिप्रेशन होता है, बंदे को अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, बंदा चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा करता है, शाउट करता है। तो ये 16 साल की एज से इसके ऊपर ये चीज़ें आना स्टार्ट हो गई। इसके जो घर का माहौल था वो काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप का माहौल था, क्योंकि इसका बाप रिलीजियस टाइप का था, तो इनको काफ़ी अपने, और उस टाइम में इतनी खुली छूट और खुली आज़ादी भी नहीं होती थी, सीधी सी बात है। लेकिन इसका बाप जो था वो काफ़ी कंजर्वेटिव माइंड का था और इसको कंट्रोल में रखता था। हुआ क्या? अब कहते हैं कि जी एमिली रोज पर 5 डेमन्स, 5 जिन्नाती असर थे। कहने को बड़ा आसान है कि जो एमिली रोज पर 5 जिन्नाती चीज़ें थी, 5 जिन थे, 5 जिन्नाती ताकतें थी, कुव्वतें थी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो जो 5 कुव्वतें थी वो कौन सी थी, वो जिन्नात की कौन सी कैटेगरी थी, वो जिन्नात की किस कैटेगरी में फॉल करती थी। 16 साल से जब ये साइकिक इलनेस में गई तो डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने मेडिसिन स्टार्ट की, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके कानों में आवाज़ें आना शुरू हुई। जब कानों में आवाज़ें आना शुरू हुई तो इसको एक अजीब किस्म का शोर सुनाई देता था और ये उस जगह से उठ के भाग जाती थी। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नज़र आना शुरू हुई। बकौल इनके, इसके दोस्त के कि जी हम कई बार चर्च गए तो ये चर्च के अंदर एंटर नहीं हो सकती थी, या हम किसी टॉम में या श्राइन्स की तरफ जाते थे तो ये उनके बैक साइड पे घूम तो सकती थी लेकिन उसके अंदर एंटर नहीं हो सकती थी, वो नहीं होती थी। तो ये जब सारी चीज़ें हुई, जब इसका ये सारा केस बिगड़ना शुरू हुआ जनाब के, अब इसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये शाउट कर रही है, ये लड़ रही है, ये हाइपर हो रही है, सुसाइडल हो रही है। तो इनको एक इन्हीं के बंदे ने, किसी रिलेटिव ने या किसी ने ये मशवरा दिया कि यार हमें लगता है कि आपकी बेटी जो है वो पजेस्ड हो गई है, उस पर जिन्नात का असर है, तो क्यों ना हम इसको एग्जॉर्सिज्म की तरफ ले जाएं, हम इसका कोई आमिल से, किसी फादर से वो हम इसका इलाज करवाएं। तो इन्होंने लोकल फादर्स को अप्रोच किया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी हम नहीं कर सकते। फिर दो ऐसे फादर थे जिन्होंने, एक लोकल बिशप था वहाँ का, ये बेसिकली जर्मनी का किस्सा है, वेस्ट जर्मनी का। दो फादर्स ने एक लोकल बिशप से इजाज़त ली कि हम ये एग्जॉर्सिज्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने इजाज़त दे दी उनको। अब
उस बिशप को भी ये आइडिया नहीं था कि जिस चीज़ की मैं इजाज़त दे रहा हूँ उसकी सिवेरिटी कितनी है। लाइक उस लड़की के ऊपर अगर जिन्नात है, एक है या पांच है या छः हैं, तो वो किस किस्म के हैं, कौन है और उनकी नौयत क्या है। खैर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जी इन्होंने सेशन स्टार्ट किया। जब सेशन स्टार्ट किए तो इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ती चली गई और फिर उसके बाद होता ये था कि जी ये इसके अंदर एक अजीब ताकत आ जाती थी और ये उन ज़बानों में बात करती थी जो ज़बान इसने कभी ना पढ़ी ना सुनी, और डिफरेंट ज़बानों में। उस वक्त के हिसाब से ये जर्मन थे तो ये इंग्लिश में बात कर लेती थी, ये अरबिक में बात कर लेती थी, ये किसी इस तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस में ये बात करती थी। सीन कहाँ से ख़राब हुआ? सीन ख़राब हुआ कि उन दो फादर्स में से इसने एक फादर को मार दिया मतलब एक्सॉर्सिज्म के टाइम पर ही। टाइम पर ही। ये लड़की इतनी वीक हुआ हो गई थी क्योंकि इसका खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था, कुछ नहीं खाती थी, कुछ नहीं पीती थी। इसको मतलब इतनी ये वीक थी कि ये इससे चलना फिरना भी मुहाल होता था। लेकिन उसके अंदर एक अजीब ही कुव्वत होती थी, एक ताकत होती थी कि वो अच्छा लंबा बंदा जो फादर था ही, उसको इसने अपने एक हाथ से गला दबा के 6-7 लोगों की मौजूदगी में मार दिया, गला दबा के। और वो छुड़वा रहे थे और वो छुड़वा नहीं सके उससे। एक उसने ये मर्डर किया, उसने एक और मर्डर किया, वो इसका अपनी सगी बहन का था। इसकी सगी बहन इसके रूम में आती है, उससे बात करती है। तो ये जो जिन होते हैं ना इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है ये इधर उधर घूमते हैं, इनको पता चलता है क्या है क्या नहीं है। वो इसकी बहन का भांडा भी फोड़ते हैं उसकी बहन के सामने। और वो जिसके साथ फिजिकल होती है, जब वो सुनती है कि इसको पता चल गई है, तो वो क्या करती है, वो बहन उसकी सुसाइड करती है। लेकिन सुसाइड का ज़रिया कौन होता है? एमिली रोज होती है। ये वाहिद लड़की थी जिसका एग्जॉर्सिज्म 67 टाइम्स हुआ, 67 टाइम्स। और ये कम अरसा नहीं होता, ये एक बहुत लंबा पीरियड होता है। अच्छा, ये 67 टाइम्स कितने टाइम फ्रेम में हुआ? ये 20 साल के बाद, 4 साल के अंदर। 20 साल से इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, उसके बाद इन्होंने एग्जॉर्सिज्म पर गए। ये 76 में मरी है मेरे ख्याल से। ये इसका एग्जॉर्सिज्म 22 ईयर से हुआ, जब ये 22 साल की। अच्छा, अब सीन सुन कहाँ से क्या होता है। अब जब मैं सारी ये चीज़ें देख रहा था इसकी, और जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही थी, तो तुम यकीन नहीं करोगे, इस लड़की के ऊपर जो जिन था वो एक नहीं था। ये तो कंफर्म है, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन जो वो जिन एक भी होता है ना, वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो किसी को छोड़ता नहीं है। इसके ऊपर इफ़रीत था, और इफ़रीत जिन्नात में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। तो इफ़रीत के भी 5 जिन इकट्ठे इसके साथ थे, जो इसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व भी होते थे, जो इसको हार्म भी करते थे, जो इसको मेंटली और फिजिकली हार्म कर रहे थे। खैर, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि ये लड़की डेथ कर गई, इसकी डेथ हो गई, मर गई एमिली रोज। जब इसकी डेथ हो गई, अब उसका आगे का किस्सा आपको मूवीज़ में नहीं सुनाई देगा, उसके आगे का किस्सा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जब इसकी डेथ हो गई तो उसके बाद वहाँ की कोर्ट ने हेयरिंग की कि ये एक, वैसे उसकी डेथ हुई माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रही थी। ये वो चीज़ थी जो साइंस बताती है। लेकिन उसके जो डेथ का रीज़न था, वो डेथ का रीज़न ये था कि एग्जॉर्सिज्म उसका इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन जिन्नात ने उसको मारना बेहतर समझा कि ये मर जाएगी तो हम इसके पास से भी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अब हम जिस जगह फंस गए वहाँ पे रोज़
एक फादर आके जो है हमारे ऊपर पढ़ाई करता है और हमें उल्टा अजियत देता है। अब वहाँ के एक लोकल कोर्ट ने प्रोसीडिंग की, उसमें जी फादर को तो सज़ा सुनाई गई, एक मर गया, एक को सज़ा सुनाई गई, और इनके माँ बाप को नेग्लिजेंस के तौर पे जो है वो बड़ा जलील किया और इस तरह से उनको फिर छोड़ दिया गया। यहाँ पर किस्सा ख़त्म हो गया। ये वो किस्सा है जो जो आपको हर जगह पढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिलेंगी जो मैंने बताई हैं। अब इसके आगे का किस्सा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ। उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ कि जनाब, ये जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो इसके माँ बाप उस घर में एक रात सो रहे थे कि उस घर को आग लग गई। अच्छा। जब उस घर को आग लगी तो इसके माँ बाप ने अपनी जान बचा के वहाँ से भागना बेहतर समझा। जब वो जगह छोड़ दी, जल गई, राख हो गई। अब इनको एमिली रोज़ और उसकी बहन रोज़ाना उनके नए घर में चलते फिरते नज़र आती थी, और उसकी माँ की आखिर में ऐसी हालत कर दी थी कि उसकी माँ ने किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार के सुसाइड कर ली और बाप ने अपने आप को मार दिया। मतलब माँ बाप ने दोनों ने सुसाइड किया? दोनों ने सुसाइड किया। लगता है कि सुसाइड था, मगर इनको मारने वाली यही अमीन थी। ओके। अच्छा, एक बहुत खूब किस्सा याद आया। एक दोस्त मिला था मुझे रास्ते में। लास्ट हम जब स्टोरी करके निकले थे तो मुझे मोहल्ले में एक दोस्त मिला था। रनो कि मुझे ये स्टोरी बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। उस दोस्त के बेटे ने सुसाइड किया था, और जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो वो बंदा गाड़ी में बैठ रहा था, लेकिन फिर उसने मुझे देखा, खड़ा हो गया ना, जैसे नहीं एक पैर गाड़ी में रखते हैं, वो पैर उसने बाहर निकाला और खड़ा हो गया। फिर मैंने दूर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो 4 कदम आगे बढ़ के मेरे पास आया। इसने इधर देखा, उधर देखा, फिर मेरे कान में खुसफुसाया, कहता है यार डॉक्टर काशिफ से मिलना है। ये क्या हो गया? खैर ज़रूरी काम है। मैंने कहा हाँ कोई मसला नहीं, सैटरडे संडे को डॉक्टर यहीं भी होता है, तो मुलाकात कर लेंगे, तो चलेंगे यार, उसकी हेल्प करेंगे। हाँ श्योर। वो काफ़ी अपसेट लग रहा था बेचारा, और ऑफ कोर्स थोड़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, फिर बेटे की मैं बता नहीं सकता, जवान बेटे की मैं बताना नहीं चाहता। खैर उसी को बताऊंगा जब बात होगी, और फिर तुम्हें ऑफ द कैमरा बताऊंगा कि सीन क्या है उसके साथ। उसके घर पे वो चीज़ है। किसके घर पे? उस बंदे के घर पे। कौन है बंदा? कौन है बंदा? पता चल जाएगा ऑफ द कैमरा, तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि शायद मैं चले जी, मैसेज शामिल करें। मैसेज पर। चले जी, आप ही लोगों के मैसेजेस। जी जी आइए। एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी। एक बच्चा मिला मुझे, उसके हाथ में एक वो नहीं प्लास्टिक की गुड़िया होती है, जो लोकल गुड़िया नहीं बेचते प्लास्टिक की, बारबी टाइप की, उस तरह की वो गुड़िया थी। बच्चा था, लड़का था, मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि ये देखें। तो मैंने कहा हाँ क्या देखें? तो गुड़िया है। तो कहने लगा अच्छा, कहने लगा अच्छा इसकी बाजू मोड़े। मैंने उसकी बाजू मोड़ी तो उसकी ये शोल्डर जॉइंट है, ये अलग अलग होते हैं ना इनके, उसमें से ब्लीड होना स्टार्ट हो गया। कहने लगा पता है ये गुड़िया कौन है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा इसको मैंने खून पिला पिला के इतना किया है, अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा भाई
कौन हो? कहने लगा बहुत जल्द बताऊंगा, और ये कह के वो गायब हो गया। चलो जी, मैसेजेस पे आते हैं। सबसे पहले हमें मैसेज करते हैं रवि पोहानी, कहते हैं डॉक्टर आपने कितनी डेड बॉडीज़ देखी होंगी हॉस्पिटल में? कुछ एक्सीडेंट से गए हुए, कुछ बीमारी से। वहाँ पे कितने भूत या जिन घूमते होंगे? आपको दिखा कोई? क्या आपके दूसरे डॉक्टर्स को भी दिखता है? रिमेंबर आपने एक इंसोमियक लड़की वाली कहानी बताई थी जो इंसान नहीं थी और वो आपके कोलीग को भी देखती थी। हम्म। इसका जवाब सर बताएंगे? देखिए, ये होता इस तरह से है कि वो जो लड़की थी, वो आपको बहुत पुराना किस्सा मेरा एक मुझे आपने याद दिला दिया। वो मेरे कुलीग को दिखती इस तरह से थी कि वो एज अ पेशेंट एक इंसानी फॉर्म में आती थी, ठीक है। और वो सिर्फ मेरे कुलीग को नहीं, वहाँ पे वो और लोगों को भी दिखती थी। और स्टार्ट में तो वो दिखती थी, और उसने स्टार्ट में आके सबसे पहले तो वो मेरे पास ही आई थी। फिर एक नाइट में नहीं था ड्यूटी पर, वो आई तो उसने मेरे फ्रेंड से आके पूछा था कि ये डॉक्टर जो है इनकी ड्यूटी कब है। उन्होंने बताया था कि जी ये ऑल्टरनेट नाइट पर है, अब ये कल आएंगे। तो मैं दूसरे दिन आया, तो फिर उसके बाद ऐसा होता है, अगर ये जाहिर करना चाहें तो अपने आप को जाहिर कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, और जिसको दिखाना चाहे। दिखाना चाहिए। ओके। सॉरी। प्रशांत जुयल हमारे साथ हैं, कहते हैं कि हमने एक स्टोरी शेयर की थी, मेरा घर और लेटेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी, उसमें सदके का किस्सा था कि मैं तेरा सदका देने आई हूँ, आपकी जो स्टोरी। बिल्कुल। तो उस पर वो खरगोश कहते का। हैं कि सदके का क्या मतलब होता है, प्लीज़ बताओ ना कोई। यार, सदक़े का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपके ऊपर कोई आफत, कोई बला, कोई मुसीबत जब आनी होती है तो वो टल जाती है सदक़े से। बेसिकली सदका हमारे रिलीजन में आपके ऊपर से कोई मुसीबत टालने के लिए दिया जाता है, ये सदका होता है। और हमारे पास सदका कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये हर मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि हर रिलीजन में, हर मज़हब में वो ये चीज़ होती है कि हम लोग अच्छाई करते हैं, किसी को पैसे देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं। तो ये हर कोई अलग अलग नीयत से देता है कि भाई। वो औरत ने मेरे ऊपर काले खरगोश का जो सदका किया था, जंगली खरगोश का, वो पॉसिबल है कि उसने वो सदका करके किसी गरीब जिन्नात में बांट दिया हो। यस, हो सकता है। अच्छा, उसके बाद प्रशांत जुएल कहते हैं कि झूठी तो बिल्कुल भी नहीं आप लोगों की स्टोरीज, नेगेटिव पॉजिटिव इज एवरीवेयर। यू राइट ब्रो। उसके बाद मेडीवाइज कहते हैं कि ब्रोस बस करो, इतने भी तुम हो तो उन लोगों की मदद करो जिन्हें मसाइल हैं। मेरे भाई, नेक्स्ट मैसेज। मेरे दोस्त, आप कभी एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो बंदे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मतलब जिनके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अगर वो किसी की हेल्प भी करते हैं, तो जहाँ पर वो सदक़े वाली बात आई थी, तो फिर ये अपनी जान का सदका भी देते हैं। ये इवन दो आप किसी किसी आदमी को, किसी आमिल के पास जाओगे ना, जो पैसे पे काम करते हैं, वो आमिल पता है आपको क्या कहेगा? भाई 2 बकरे सदके करने हैं हमने, तो उसके लिए पैसे दे जाइएगा। भाई हमने इस चीज़ का सदका करना, उसके पैसे दे जाइएगा। लेकिन डॉक्टर पैसे नहीं लेता है। लेकिन ऑफ कोर्स हर बीमारी का इलाज इसके पास नहीं है भाई। ये खुद बीमार है। समझा करो भाई, एक नन्ही सी जान और वो सब चीज़ में कूद पड़े। मेरे दोस्त जितना हो सक रहा बेचारा कर रहा है अपने हिसाब से। चले जी, खैर हम फिर भी अगेन ये कह रहे हैं कि ये कोई आमिल अमिल नहीं है, हाँ, ये खुद भी कर रहा है। तो हम लोग सिर्फ जितना अपने हिसाब से कर सक रहे हैं, ये भाई कर रहा है। अच्छा, आफाक अहमद हमारे साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाशिफ भाई एंड काशिफ भाई, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड वाचिंग योर चैनल फ्रॉम 3 मंथ्स, प्लीज़ अपलोड मोर देन 1 वीडियो इन अ वीक। भाई बहुत मुश्किल है, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। और यकीन मानिए, ये जो आज स्टोरी हम कर रहे हैं, ये स्टोरी भी डॉक्टर साहब स्पेशली चल कर आए हैं कराची से, क्योंकि लास्ट वीक की स्टोरी हमने नहीं की। हम बिजी थे क्रिकेट मैच में और यस, चीज़ों में। उसके बाद बहुत लेट हो गया। पाकिस्तान भी हार गया, श्रीलंका जीत गया। श्रीलंका, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। टीवी को तोड़ी थी। किसने तोड़ी? किसने तोड़ी? हमें किसी ने नहीं तोड़ी भाई, ये ऐसे ही। अच्छा जी, उसके बाद
एनोनिमस कहते हैं कि फेक जिन्स डोंट एग्जिस्ट। अच्छा, बिल्कुल सही कहा भाई, एक एजे साहब कहते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं हरदीप कौर, जो हमेशा मैसेजेस करती हैं। थैंक यू वेरी मच हरदीप। आप कहती हैं कि ये बात तो है सर, आप स्टार हो फिर भी आप सबको रिप्लाई करते हो। दिल से रिस्पेक्ट आशीष सर की एंड डॉक्टर काशी सर की। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि रिप्लाई करें, लेकिन आजकल हम रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाए। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी चीज़ें बढ़ गई हैं, मसाइल बढ़ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्टोरी बताया था, मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, दोनों की, तो थोड़ा सा उसके साथ भी हैं, और बिज़नेस के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो ऑल टुगेदर अच्छा, कोशिश करते हैं। इन्होंने स्टोरी भी भेजी है मुझे, रणदीप कौर ने। हाँ, और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, और आपकी स्टोरी इंशाल्लाह पाइपलाइन में आप भेजती रहें और मैं शेयर करता रहूँगा। अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी उसमें इंशाल्लाह आपकी स्टोरी ज़रूर होगी। अच्छा, एक बहुत बड़ा मैसेज आया है हमारे पास, नीलन जाना सी कुछ इस तरह है, और कहते हैं देयर इज़ अ बंगाली चैनल वेयर पीपल टॉक अबाउट देयर सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस। आई हैव हर्ड ऑफ अ स्टोरी वेयर दिस लेडी हु वाज अ टीचर एंड लिविंग अलोन फॉर हर जॉब। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल एज वेल, हर फैमिली अरेंज्ड अ मैरिज अलायंस फॉर हर। अच्छा, ये एक स्टोरी है, तो ये मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि ये अपनी लफ्ज़ों में जो है इसको बयान कर देंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी बड़ी स्टोरी भेजी है, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला है। लेकिन क्या है कि अगर हम स्टोरी पे लग जाएंगे तो फिर वो काफ़ी टाइम्स में चला जाएगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मसले जो आप लोगों के सामने लेकर आएँ। और कहते हैं कि अवेस राशिद हमारे साथ है, कहते हैं कि नो वीडियो ओनली वॉइस, ग्रीन स्क्रीन ऑन माई मोबाइल। मोबाइल ठीक करवाना। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है, बहुतों के साथ होता है। हालांकि जब मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं 2 स्क्रीन्स पर चलाकर अलग अलग देखता हूँ ताकि कहीं पर कोई मसला ना आए। तो हमारे पास से वीडियो अब ओके होता है, फिर ही हम अपलोड करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है वीडियो को रोक लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहानी गो कहते हैं कि ग्लेड माई ब्रदर्स आशिफ भाई एंड डॉक्टर काशिफ आर फाइन, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, आमीन। और भी बहुत सारे मैसेजेस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह ही हमें प्यार करते रहें और हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए स्टोरीज लाते रहें। मेरे ख्याल से स्टोरी कुछ है क्या आपके पास? छोटी सी स्टोरी है, एक शेयर की है स्टोरी किसी ने मेरे साथ, तो मैंने सोचा शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। तो स्टोरी ये है कि एक बंदी है और वो हमारी फॉलोअर है, व्यूअर है काफ़ी अर्से से। तो उसने कहा कि मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, स्टडीज़ कर रही थी, तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा बेड हिला हो। मैं टेबल पर बैठी थी, स्टडी टेबल पर, और बेड पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि बेड हिला। तो मैंने पलट के देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद दोबारा हिला, और इस तरह से फिर वो बहुत स्पीड में हिला। तो कहने लगी मुझे बड़ा डर लगा। उसके बाद मैंने ये किस्सा अपनी बहन के साथ शेयर किया, तो बहन ने भी यही कहा कि मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है कि बेड बहुत ज़ोर से हिला है, बेड हिलता है। तो कहने लगी उसी रूम में फिर हुआ ये कि कोई बर्थडे थी कुछ दिन पहले, और कुछ इस तरह से हमने बलून्स वगैरह लगाए हुए थे, और उस रूम में 2 पंखे हैं, 2 सीलिंग फैंस हैं। तो वो सीलिंग फैंस जो हैं वो ऑन थे और कमरे की लाइट ऑन थी, और हम दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठे हुए थे। तो बलून के फटने की आवाज़ आई। अच्छा, ठीक है, होता है, हवा चल रही है, बलून फटते हैं इस तरह से। लेकिन कहने लगी उसके साथ दोनों फैन भी बंद होने की आवाज़ आ गई। और जब हम रूम में घुसे तो रूम में उसमें लाइट्स ऑफ थी, पंखा बंद था, और वो बलून भी फटे। किसी भी चीज़ की लालच, किसी भी चीज़ की हवस, किसी भी चीज़ की इंतहा से ज़्यादा होना ख़राब है। एक्सट्रीम पर जाना। ब्लर हो रही है दोबारा से ना। ओके, ठीक है, कैरी ऑन। सही है। तो एक बंदा था, वो होता है ना कि
लोग जब अपनी उरूज पर होते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो तरक्की की उरूज पर हों और ज़िंदगी में कामयाबी की उरूज पर हों, पैसों में उरूज पर हों या जवानी के उरूज पर हों, तो उनको अपने अंदर ना एक कंट्रोल होना चाहिए। काफ़ी लोगों को नहीं होता और वो अपनी नीड्स की, अपनी डिज़ायर्स की जो है ना गुलाम बन जाते हैं। उनको लगता है कि जी यही है दुनिया में, यही हमने करना है और इसका कोई एंड नहीं है। तो मेरे भाई, दुनिया में हर चीज़ का एंड है। जिस चीज़ ने स्टार्ट लिया है ना, उस चीज़ ने रुकना भी है, तो एंड तो है। उस एक बंदे ने मुझसे शेयर किया कि काशी भाई, अल्लाह का दिया मेरे पास सब है, मैंने कभी भी किसी चीज़ के लिए भी किसी का मोहताज नहीं हुआ, किसी से मांगा नहीं है। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, और बुरी आदत यह है कि मैं अफेयर्स चलाता हूँ और हफ्ता 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने से ज़्यादा मेरा अफेयर चलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, मैं ख़त्म कर देता हूँ जब मेरी वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे एक बात बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? मतलब कि तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो ख़त्म नहीं हो रहा? ठीक है, ज़िंदगी है ना, अभी अगर ऐसे चल रही है तो आपको पता नहीं कब ऐसे हो जाए। तो उससे पहले, जब ऐसे हो जाए तो उससे पहले भाई ज़िंदगी को जो यूं है उसको एक लेवल पे ले आओ, सीधी चलाओ। मैं उसको बड़ा उस चीज़ पे, दोस्त ने मेरा समझाया, उसी मेरी बात समझ में नहीं आई। एक रात को उसकी कॉल आई मुझे, यार काशिफ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा क्या? तो क्या तू मेरे पास आ सकता है या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? मैंने कहा भाई मैं नौकरी से थका हुआ, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, तू आ जा मेरे पास। तो क्या लगा, अच्छा मैं तुम्हारे पास आधे 1 घंटे में आता हूँ। आ जाओ, चाय वाय पी लेंगे साथ। वो आ गया भाई मेरे पास। क्या लगा, मेरे साथ एक मसला हो गया है। मैंने क्या? कहा तुझे पता है कि मैं ये सारे काम करता हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो कहने लगा यार मेरा एक लड़की के साथ चक्कर चल गया। मैंने कहा ठीक है। कहने लगा मैं उसके साथ काफ़ी अटैच हो गया, और फिर हुआ ये कि वो जो होता है हमारा जो फिजिकल हो रही है वो भी हो गए हम लोग। अब जब उसे छोड़ने का टाइम आया तो मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। अच्छा, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भाई, छोड़ नहीं पा रहा तो शादी कर ले। मदद कर, छोड़ हाँ, छोड़ नहीं पा रहा तो तू छोड़ दे, नहीं छोड़ तो शादी कर ले। कि लगा नहीं ये चक्कर नहीं है। मैं क्या चक्कर है? मेरा चक्कर ये है कि वो नॉर्मल लड़की नहीं है। जब उसने बोला ना नॉर्मल लड़की नहीं है, तो मुझे लगा कोई साइको टाइप होगी, ठीक है, जो इसको गले पड़ गई होगी, जो तंग कर रही होगी इसको। मैंने कहा अबे साइको है क्या है मुझे बता। बोला नहीं साइको भी नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? बोला वो इंसान ही नहीं है। ओ तेरी है। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा ये ठेका तो मेरा है, तूने कहाँ से ले लिया? खैर मैं चुप उसको देखता रहा। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला कि वो नॉर्मल नहीं है? बोला मेरा लास्ट टाइम जिसके साथ अफेयर चला था ना, तो उसने मुझे एक बद्दुआ दी जो मैंने उसके साथ ख़त्म की, कि खुदा करेगा कि तू इस काम में ऐसा फंसेगा कि सारी ज़िंदगी तड़पता रहेगा, और ये तेरी अंदर जो ये भरी हुई है ना हवस, ये तेरी सही की निकलेगी। वो रोते हुए मुझे उसने बोला था। मुझे अब उसकी बातें याद आ रही हैं कि कहीं उसकी बद्दुआ पूरी तो नहीं हो गई। मैंने कहा मुझे शुरू से पता क्या है। बोला काशी भाई वो हुआ ये कि मैं जा रहा था घर की तरफ ना,
तो शारा फैसल से मैं गुजरा तो वहाँ पे वो जो है PIDC जो है, PIDC नहीं यार, FTC, ओके। वहाँ पर मैंने देखा कि 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, लड़की खड़ी हुई, उसने मुझे हाथ दिया तो मैंने वहाँ गाड़ी रोक दी, और भी गाड़ियाँ थी, उसने मुझे ही हाथ दिया तो मैं रुक गया। मैंने कहा चलो भाई, इंसानियत के नाते हाँ ठीक है। मदद कर लो। तो मैंने शीशा नीचे किया तो मुझे कहने लगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि जी मैं जा रहा हूँ आगे क्लिफ्टन की तरफ। तो जहाँ आप जा रही हैं मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो कहना आपने कहाँ जाना है? बोले मुझे भी क्लिफ्टन की तरफ ही जाना है। अच्छा ओके। बोला अच्छी बात है, ये तो ठीक है, आप बैठ जाए। बोला मैं उससे गपशप करता हुआ कि आप कहाँ काम करती हैं? बोला मैं इधर ही बैंक में जॉब करती हूँ। ये अच्छा जी ठीक है। चलती रही, नाम वाम बताया, बात हुई। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा अगर बुरा ना मानो तो अपना नंबर दे दो, तो कभी कभार आपसे हलवाई कर लूँगा। तो उसने बोला नंबर का क्या करना है, और आप एक काम करो ना, आप यहाँ से रोज़ गुजरते हो? उसने बोला हाँ। तो कहने लगा कि मेरे पास जो है ना वो कन्वेंस का मसला होता है इस वक्त ना, तो मेरा घर भी थोड़ा सा आगे सन्नाटे की तरफ है, तो अगर आप बुरा ना माने तो मुझे पिक करते हुए चलें। तो बोला मेरी तो अल्लाह ने सुन ली, ठीक है, बैठे बैठाए माल। बोला मैंने कहा ठीक है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, सही है। बोला मैंने उसको उठाया, ये बातें चलती रहे। तो वो क्लिफ्टन ब्लॉक 2 है आगे की तरफ, वो सन्नाटा जहाँ पे वो जियाउद्दीन वाला रोड भी, अरकम नहीं रहता जहाँ पे, अरकम के फ्लैट के भी आगे ना सीधा है, अरकम तो हम इस तरफ चलते हैं ना, वो सीधा ही सीधा आगे चले जाओ। बोला काफ़ी सन्नाटा भयाबान यार काश। एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी बिल्डिंग, और उसमें 2-4 फ्लैट बन चुके थे, जो जहाँ पे लाइट वाइट जल रही थी वहाँ पे उसने मुझे बोला कि यहाँ पे गाड़ी रोक दो, और इसके आगे नहीं जाऊँगी मैं, गाड़ी में कोई देख लेगा तो बात ख़राब हो जाएगी, आप मुझे यहीं उतार दो। मैं भी समझ गया कि ठीक है यार। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर कल मैं आपको पिक करूँ इस टाइम पे? लगे अगर आप रोज़ इसी टाइम पर यहाँ से जाते हैं तो पिक कर लें। बोला हाँ मैं रोज़ जाता हूँ। बोला अब तो मैं कहीं भी हूँगा, इसको उठाऊँगा। तो ये हुआ कि मैंने उसको दूसरे दिन भी उसी टाइम पे मैं जाके खड़ा हुआ था, ये थी नहीं, मैं 5-10 मिनट रुका तो ये आ गई, आके गाड़ी में बैठी, सलाम दुआ हुई, चले गई। बोला ऐसे करते करते हमारी दोस्ती बढ़ गई। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने घर ले गया, वहाँ हमने खाना वाना खाया, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। जब क्लोज हो गए तो मतलब तो पूरा हो गया मेरा। अब मैंने सोचा कि इसको मैं छोड़ता हूँ। तो मैंने इससे ना, अभी ये सिर्फ सोचा ही था, मैंने इससे जान छुड़वानी है। तो इसने गाड़ी में बैठे बैठे मुझे कहा कि तुम्हें मुझसे जान छुड़ानी है। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि इसको कैसे पता चला। बोला नहीं मैंने ऐसा कब बोला? बोला तुम बोला तो नहीं, तुम सोच रहे हो ऐसा कि तुमने मुझसे जान छुड़ानी है। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला जब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया तो अब तो तुम मुझसे जान ही छुड़ाओगे। तो कहने लगा नहीं। बोला एक बात सुन लो, तुम मुझसे जान नहीं छुड़वा सकोगे। ओके। तो कहने लगा नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, मेरे बेबी सोना, मैं तेरी जान, मैं तुमसे जान नहीं छुड़वाना चाहता। बोला तू छुड़वा सकता भी नहीं है, ठीक है। बोला जब उसने ये बोला ना, अब मेरे पसीने छूटना शुरू हो गए, यार ये तो काम खराब है, तो गले पड़ गई, अब क्या करूं। बहरहाल मैंने उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ ना, वो ले गया उसको घर। अब उसने कहा कि कोई बात नहीं, आज तू मुझे घर पे ड्रॉप कर ले, मेरे घर पर कोई नहीं है। इसने बोला वाह वाह ठीक है, ये चला गया। अब वो जो बिल्डिंग जिसमें 6-7 फ्लैट थे जो सिर्फ थे, और बाकी सब ऐसे ही थे, इसको ले गई उस बिल्डिंग में। जिस बिल्डिंग में ले गई उसमें जो फ्लैट जिस साइड पे नहीं बने हुए थे, ये इस तरफ ले गई। इसने बोला यहाँ कहाँ लेके जा रही है? वो तो फ्लैट, बोला नहीं मेरा फ्लैट इस तरफ है, अंदर की तरफ। बोला एक खाली स्पेस थी, वहाँ जाके वो लड़की गायब हो गई। बोला मैंने कहा यार ये क्या भला है। बोला अब मुझे वापसी का रास्ता समझ में नहीं आया, अंधेरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और वहाँ से भागने की मैं भागूं वो मेरे सामने आ जाए।
कि मैंने तुझे बोला था कि मैं तेरी जान छोड़ूंगी नहीं। बोला जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं घर पर आया हूँ, मैंने तौबाएँ की हैं, ये वो सारा। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो रोज़ मेरे घर पर आती है, ठीक है, वो मुझे करती कुछ नहीं है। मैं कहती है मैं तुझे मार दूंगी और तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। मुझे पता मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार ये वाला सीन जो तेरा है ना, ये तेरा सीन लग नहीं रहा, ये मेरा सीन लग रहा है। लेकिन अब ये है कि चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। तो तेरे पास किस टाइम पर आती है? बोला मेरे पास रात को ना अमूमन इस टाइम पर आती है। अब मुझे भी चुल करने की ना शौक है थोड़ी सी ना। मैंने कहा अच्छा चल काम करते हैं, जब वो तेरे सामने है ना तो मुझे एक फ़ोन कर देना उसको। बोला मेरे हवास बाख्ता हो जाते हैं, मैं तुझे फ़ोन कहाँ से करूँगा। मैं कहा ये भी सही है, डर एक बंदे का ना, लड़की आए और गायब हो जाए तो पता हो कि लड़की भी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा तुझे घर पता है उसका? बोला हाँ मुझे घर पता है। मैंने कहा चल लेके चल मुझे। मैं प्रोग्राम बनाया, ये रात को मुझे लेने आ गया 9 साढ़े 9 बजे। तो मैंने इसको ऊपर बिठा दी, मैंने कहा तू बैठ, देर से चलते अभी नहीं चल रहे। बोला भाई पागल हो गया है तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है, वहाँ जाएगा कौन जो है वो। मैंने कहा मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चल। बोला अच्छा ठीक। हम गए भाई, ये साला बिल्डिंग में नहीं घुसा, ठीक है। मैं मर जाऊंगा, बिल्डिंग में नहीं जाऊंगा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। मैंने कहा अकेला बैठा है, मैं जाऊंगा वो पीछे तेरे पास आ गई, तू तेरा क्या होगा। तो जैसे तैसे उसको राज़ी किया। मैंने कहा चल तू मेरे साथ चल। फिर मैंने उसको कुछ पढ़ के दिया, मैंने कहा चल ये तू अपने पास रख ले, बस तुझे कुछ नहीं होगा। बहरहाल हम उस बिल्डिंग में घुस गए। अब ये अंधेरा था, इसको समझ में नहीं आया कि वो जगह कौन सी थी जहाँ पे ये गायब हुई है। मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैं उसको एग्जैक्ट उसी जगह पे ले गया जहाँ पे वो रहती है। तो लगा अरे हाँ यार ये तो मुझे लग रहा है ये वही जगह है वो है। मैंने कहा तू इधर बैठ करना, मैं भी बैठ गया। मैंने कहा इंतज़ार करते हैं। 10-15 मिनट के बाद ना एक अजीब सी स्मेल उठी ना हमारे इर्द गिर्द, जैसे कोई जानवर मरा हुआ हो या कुछ इस तरह से। तो देखा एक लड़की, बाकायदा एक लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की, वो सामने मेरे खड़ी है, लेकिन उसके हाथ में मरा हुआ जानवर है। अब वो जानवर या कुत्ते का बच्चा लग रहा था, साइज जो था उसका छोटा, या बिल्ली या बिल्ला इस तरह का लग रहा था काले कलर का। मैंने उसको देखी ना, फिलहाल तो मेरी भी हवा सीधी बात है टाइट हुई उस वक्त। तो कहने लगी क्यों आए हो ना, तुम्हारा आना बनता नहीं, मैं मुझे इसकी जान नहीं छोड़नी, तुम क्यों आए हो। आप जाहिर सी बात उनको पता है कि इस बंदे के साथ है सिस्टम ना। मैंने कहा मुझे बता कि तू इसकी जान क्यों नहीं छोड़ रही। जान छोड़ दे, गलती हो गई है इससे। कहने लगी ठीक है मेरी एक शर्त है। मैंने क्या? ये तोबा माफिया कर ले इधर, नंगा हो कोई, नंगा ये यहाँ से निकलेगा बाहर और ये उस जगह तक, जगह बताई उस जगह तक ये पैदल नंगा जाएगा, मैं इसकी जान छोड़ दूंगा। मैं फिर मर गया यार, नंगा कैसे जाएगा। तो मैंने इसको बोला देख भाई मस्त बन जा, पागल बन जा, तेरी जान छूट जाएगी। बोला नहीं नहीं मेरी इज्जत है। मैंने कहा साले मेरे मुँह से गाली निकलने वाली थी जो मैंने उसको दी। मैंने कहा इज्जत का काला मुँह तो तूने किया हुआ है, फालूदा तो तूने बना दिया है इज्जत का, ठीक है। अब तुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये बोल रही है, बोल तो मेरे से वादा कर दो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। उस लड़की ने, इसने नहीं बोला, उसको ना एक चंबा बड़ा टाइट वाला, ये जाके उधर उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिए। मैं जा रहा हूँ फिर जा। ये लिटरली नंगा उतरा, ठीक है। इसकी गाड़ी की चाबी मेरे पास थी। अब ये नंगा आगे जा रहा है, मैं तो पीछे उसके गाड़ी लाइटें ऑन करके जा रहा है। हाँ। जिसने नहीं भी देखा उसको भी तो डॉक्टर भी का दिखा रहा हूँ कि दिखा ये रहा। जा रहा है, ठीक है। वो लड़की पीछे सीट पे बैठी हुई, नहीं कहीं जाके आगे काशिफ थोड़ी लाइटें हाई बीम करो, लो बीम लो करो, बीम ये करो। करो। बहरहाल जहाँ तक उस लड़की ने बोला वहाँ तक ये नंगा चला। खैर रात बहुत हो चुकी थी उस वक्त, रात के 1:30-2 बज रहे थे, 2 बज रहे होंगे आराम से, तो इतने लोग नहीं थे। मैंने उसको बोला भाई ये आ गया यहाँ पे, और ज़्यादा दूर भी नहीं था।
मैंने कहा ये यहाँ पर आ गया तो अब तो इसकी जान छोड़। लेकिन नहीं, अभी जान थोड़ी छोड़ूंगी, अभी तो इसकी हवस ख़त्म ही नहीं हुई। इसको तो बहुत हवस है, इसको तो और लड़कियाँ भी चाहिए। मैंने कहा मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैंने उसको बोला इधर आ, बैठ इधर। बोला रोता जाए रोता जाए रोता जाए, कांपता जाए। मैंने कहा देख भाई तेरी जान छुड़वा रहा हूँ, सही है, तू कसम उठा ले, तू वादा कर ले ये काम नहीं करेगा। और मैं कसम उठाता हूँ, माँ की कसम उठाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई नहीं करेगा, ठीक है, मैं तुझे ज़बान दे रहा हूँ। कि लगी अगर इसने ये काम किया तो मैं इसके पास नहीं आऊँगी, मैं तेरे पास आऊँगी। मैंने कहा वेलकम। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाजी, तू आ जा, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरी ऐसी बहुत आती है मेरे पास। खैर ये कह के वो गायब हो गई मेरे साथ कमिटमेंट करके भी। ये साला रोता जब सही हो, बोला यार तूने मेरी जान बचा दी, अब बता मैं क्या करूँ। मैंने कहा क्या करूँ, क्या मतलब अभी तेरा कीड़ा मरा नहीं है, क्या करूँ। कहने लगा नहीं नहीं मैं अब आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैंने कहा शुक्र है चलिए। वो कहते हैं कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ना। 2 हफ्ते गुजरे, ये औरत मेरे पास ठक कि तूने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैंने कहा, कौन सा वादा। और तेरा वो बंदा जो है ना वो ऐसे कर रहा है, अब इसका तुझे जो है ना वो अदा करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा तू अभी छोड़ मेरी जान, मैं पहले देखता हूँ। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार मैं शादी कर रहा हूँ उससे, अभी जिसके साथ हूँ मैं उससे शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा तू शादी कर दे साले, इससे पहले कि मेरी 40-50 निकाह हो जाए, तू खुदा के वास्ते शादी कर दे। तो उसने फिर बात पक्की कर ली, तो वो भी ठंडी हो गई। लेकिन अब वो ऑफनली मेरे पास विजिट करती है, आती है, और इस तरह की बहुत है, सही है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं हर एपिसोड में तकरीबन बोलता हूँ। देखो मैं आमिल नहीं हूँ, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, ना मैं आमिल हूँ, ना मैं जिन भूत भगाने वाला बाबा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ भाई। और जो छोटे मोटे मैं ये तुच्छे काम करता रहता हूँ ना, कि इसकी मदद कर दी उसकी मदद कर दी, मैंने ये डिसाइड किया मैं किसी की कोई मदद नहीं करूँगा, सही है। होता ही है कि साले मेरी गले में पड़ जाती है फिल्म, सही है। और यकीन मान अभी मेरे गले में एक ऐसी फिल्म पड़ी हुई है, ना कुछ लेने में ना कुछ देने में, और मेरी रोज की रात अजाब है उसके चक्करों में। वो मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन भाई उसने मेरी जिंदगी तील कर दी है। यार वैसे भी मैं कहूँगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही है, और जो इंसान करता है ना उसी के साथ ही बुरा हो रहा होता है। लेकिन जो आदमी नेक है और उसके साथ अगर इस तरह का बुरा हो जाता है तो फिर अल्लाह वसीले खुद बनाता है। तुम्हें एक स्टोरी मैंने जो है वो अपलोड की थी, मैं आप लोगों को वो स्टोरी फोटो नहीं दिखा सकता, मैं वो फोटो सिर्फ आशी को दिखा रहा हूँ, वो जो डंडे वाली थी, ठीक है। तो वो मैं सिर्फ आशी को फ़ोटो दिखा रहा हूँ, तो आशी को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो स्टोरी में सही ये वो लड़का है, ओके ठीक है, ठीक है। अब जो तुम्हें फ़ोटो दिखाने वाला हूँ, ओके ओके ठीक है। अब वो जो 4-5 इंच का डंडा, यस, अल्लाह अकबर। चले भाई, इंच नहीं फुट वाला, वो जो फुट, सॉरी फुट। तो खैर जी जनाब, अच्छा मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी स्टोरी ख़त्म करने से पहले तेरे दिमाग से ये फ़ोटो निकाल दूँ। हाँ निकल गया। वो हमारा एक दोस्त है शकील, उसने ख्वाब बताया है। वो शकील जिसको हम थेली कहते हैं, हाँ। तो शकील बताने लगा कि उसने ख्वाब देखा रात को कि मतलब सोते हुए जो ना उसके ऊपर वो जिनल कबूस का समझ ले वो अटैक हुआ है ना, एक मतलब स्लीप पैरालिसिस जो होता है, तो वो उसके साथ हुआ था। और उसके बाद जब यहाँ वहाँ बातें हुई हैं
तो यहाँ वहाँ बातें होने के बाद किस्सा ये हुआ कि उसने आखिर में ये डिमांड की है जनरल कबूस ने कि क्या है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 बाहर नहीं, गाड़ी के अंदर। क्या तो मैं है, कैमरा से दिखा रहा हूँ। है क्या? ये देखिए, ये एक, ये शायद है, ये दूसरा, खैर। हाँ, अच्छा यार, तू स्टोरी बाद में करियो, पहले ये बता दे कि वो ये कह रहा है कि उसको आखिर में उसने एक डिमांड बोली है क्या? जाते जाते। कह रहा मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था, मैं समझ लो एक किस्म की जंग लड़ रहा था नींद में। फिर उसने कहा है कि तू सिरे घाट पर जाकर वहाँ का पानी पी। इसने कुछ गलत किया है, गलत किया है, इसने कुछ बहुत गलत किया है। उसको वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, और फंसेगा। शकील भाई, आपका जवाब आपको मिल चुका है और अब ये ये है कि- आएगा ना रात को अभी, हम्म, उसको बोल मैं तुझे जो देता हूँ वो पी। मैं वैसे ये काम नहीं करता भाई, मैं आमिल नहीं हूँ। खैर एक और ये चीज़, और दूसरी एक और चीज़, आपकी आज की स्टोरी में एक आपका सवाल था, आपकी एक बात थी कि एक जगह पे आप कहते हैं कि हमजाद जो होता है वो आपकी सोच नहीं पढ़ सकता है जब तक आप एक स्टेटमेंट नहीं हमजाद दो। सोच नहीं पढ़ सकता, मैंने ये नहीं बोला। हमजाद तो आप खुद हो, आपके साथ है ना। हम्म। हमजाद तो ऐसा है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो तो आपकी सोच तो नहीं पढ़ सकता ना जब तक आपने मुंह से वो स्टेटमेंट नहीं नहीं दो। निकालोगे, नहीं निकालोगे, ठीक है। लेकिन एक आपका चेहरा होता है ना, एक इंसान होके भी मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ, चेहरा तो पढ़ सकता हूँ। खैर चलो, अब इसी पर मिलती जुलती एक और चीज़ है। जुहैर अपना दोस्त जो है, जुहैर का मसला ये हुआ है भाई कि जुहैर एक बंदे के पास गया ना, कह रहा है, ये मैं बात बता रहा हूँ कोई 12-15 साल पुरानी बात ना। कह रहा है बंदे के पास गया, उस बंदे ने मुझे बोला कि यार ये खिड़कियाँ वड़कियाँ ये सेट करनी है मेरी, ये खिड़कियाँ ना ये वाले। कह रहा अच्छा ठीक है, बोला कितने पैसे होंगे? कह रहा मैंने उसको बताया 700 रुपये। तो उसने कहा कि जायज़ पैसे हैं? तो मैंने उसको देख के बोला कि हाँ सर बिल्कुल जायज़ पैसे हैं, मैं यहाँ से जाम शोरूम पर चल कर आया हूँ और मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा, उसके बाद 700 रुपये तो बिल्कुल जायज़ है। कह रहा अच्छा ठीक है। कह रहा उस बंदे ने बोला पैसे हैं जेब में? उसने कहा हाँ है। कह रहा 100 रुपये का नोट निकालना। कह रहा मैंने 100 रुपये का नोट अपनी नोट अपनी जेब से निकाला। कह रहा है जेब में से निकालने के बाद से बोला अपना हाथ खोलो। उसने हाथ, कह रहा मैंने खोला है, मैंने अपने ही हाथ से अपने हाथ में वो 100 रुपये रखे हैं मैंने। कह रहा 100 रुपये रखने के बाद बोला कि मुट्ठी बंद करो। कह रहा बस मैंने मुट्ठी बंद की है और उसके बाद बोला अब मुट्ठी खोलो। कह रहा जैसे मैंने मुट्ठी खोली, सिर्फ ईंट का चूरा, वो ईंट होती है लाल रंग की, कह रहा उसका चूरा। कह रहा मैं समझ गया दादा कहानी जोर है। कह रहा मैंने हाथ वाथ झाड़े और मैं, सर आप बताएं काम बताएं। कह रहा मेरे दिल में दिमाग में बातें चल रही हैं कि भाई ये तो बस काम कर और भाग, काय की मजदूरी काय की क्या, बस काम कर और निकल, अपने जेब से ही भर दूंगा पैसे, निकल। कह रहा आखिर जो है मैंने वो खिड़की इसकी लगाई, सेट वेट की, सारा सेट करने के बाद मैंने इसको सही पैसे कितने क्या मैंने बताया सब ओके कोई मसला नहीं। कह रहा मैं निकलने लगा तो उस बंदे का नौकर आया, उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कह रहा मैंने किक मारी, थोड़ी देर बाद फिर नौकर भागता हुआ आया। कह रहा है वो तेरी मजदूरी के थे और ये तेरा 100 रुपया तेरा है, वो जो मट्टी वाला था। कह रहा ये वो वाला है। तो ये सीन हो गया। कह रहा अब मैं वहाँ से मेरे दिमाग में बातें चल रही हूँ, मैं फुल टाइम वो हुआ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कह रहा मैं एक दूसरी जगह पे पहुँचा। कह रहा अब दूसरी जगह पे पहुँचा तो बंदे ने मुझे बोला कि नहीं ये काम है। मैंने उसको बोला ठीक है सर, ये इसके इतने पैसे। कह रहा अब मैं जायज़ नाजायज़ तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना मुझे, मेरा दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। कह रहा ये करके उसने बोला, मैंने उसको बोला कि भाई कोटेशन पेपर पे लिख दो, मतलब कोटेशन ही सॉरी मतलब आप पेपर वर्क कर लो, क्योंकि मुझे किसी बंदे ने बोला कि इस बंदे से लिखवाना ज़रूर, इस काम के इतने पैसे, इस काम के इतने पैसे, क्योंकि एक बंदा जो है पैसे खा जाएगा। कह रहा मैंने उससे पैसे उसे लिखवाए। कह रहा अब सीन क्या हुआ कि अब मैंने इससे बात की कि ये लिख दे मुझे पेपर पर। कह रहा हाँ हाँ लिख देता हूँ। ये करके मुझे बोला कि अब ये काम है, इस खिड़की को बनाना। कह रहा ठीक है, मैंने देखा नाप आप लिखी है वो करके। मैंने कहा सर ये हो गया, ये भी इसके इतने पैसे, ओके साइन कर ले इसके ऊपर। तो कह रहा है कि नहीं अभी एक और काम भी है। कह रहा इस तरह मेरे को उसने 5, 6, 7 काम दिखा दिए। कह रहा अब 8वां काम आया, मेरे को कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ। कह रहा अब ये मेरे आगे चल रहा है,
मैं इसके पीछे चल रहा हूँ। कह रहा चलते चलते मेरे दिमाग में आई कि यार ये उस दोस्त ने मेरे सही कहा था कि इससे लिखवा लेना। कह रहा इसीलिए सारा, कह रहा उससे मेरे मुंह से ना गाली निकल गई। कह रहा इसीलिए सारा जो ना माँ का ये जो ना लिख नहीं रहा, साइन नहीं करके दे रहा। कह रहा एकदम से बंदा घुमा, मुझे कहते नहीं नहीं बेटा गाली नहीं, मैं अभी साइन कर देता हूँ, दिखाओ पेपर दिखाओ। कह रहा यूँ करके उसने मेरा साइन वाइन किया, करके बोला ये लो बस हो गया, चलो अभी ऊपर वाला काम देखते हैं, ये काम इतना, अब टोटल साइन हो गए, ये डन दस। कह रहा यार वो 2 किस्से मेरे साथ एक दिन में ऐसे हुए, मेरे तो वाशर बता लो। अब देखो इसमें भी कहानी वहीं पर है। अगर वो बंदा हमजाद के साथ खेल रहा है तो वो पीछे चल रहा है और अपने मुंह अपने दिमाग में बात कर रहा है, तो वो कैसे उस बंदे ने पढ़ लिया। और दूसरा वो मट्टी वाला सीन, देखो आशी, मट्टी वाला सीन तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मट्टी वाला सीन तो वो है कि जिसे आप, हम कहते हैं अदखरी, ठीक है, जादू, मैजिक ना, हम उसे वो कहते हैं। वो तो बहुत है, मतलब आपके हाथ में एक चीज़ देंगे और वो आप खोलोगे तो कुछ और होगा। नहीं वो तो उसने दिया ही नहीं, कह रहा जेब से पैसे मैंने निकाले। सब हो जाता है, सब हो जाता है। वो बेसिकली अदखरी में आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि होता क्या है। ठीक अच्छा है, चलो दूसरी पे। दूसरा वाला तुम्हारा जो किस्सा है ना, वो थोड़ा सा अजीब है। पहले वाले में मुझे कोई इतना खास वो नहीं है। दूसरा वाला किस्सा थोड़ा अजीब है। उसमें यह कि बंदा आगे जा रहा है और ये जोहर पीछे पीछे आ रहा है। अगर इसने दिल में भी गाली दी है तो उसने कैसे सुनी। ठीक है, 2 चीजें हो सकती हैं कि जोहर का हमजाद, ठीक है, और उस बंदे का हमजाद, उस बंदे के हाथ में कोई ऐसी चीज हो जो उस के हमजाद ने उसको बताया और उसने ठक करके उसको बता दिया। सेकंड्स की गेम होती है। ठीक है, तुम्हें पता है कि जामशोरो कैसा एरिया है, पूरा बयाबान हुआ करता था जिस वक्त की तू बात बता रहा है ना, और जामशोरो की जमीन भरी हुई है इन चीजों से, सारा वीरान है, बयाबान है, पहाड़ है, तो वो भरी हुई है इन चीजों से। तो ऐसा होता है, हो सकता है। कम कम नजर आ रहा हूँ अंधेरा है यार। जरा करीब आ जरूरी नहीं है तेरा सीन में आने लगा, हाँ ये भी है यार। क्योंकि हमारी स्टोरी में भूत दिखाए नहीं जाते हैं, अच्छा सिर्फ भूतों के बारे में बताया जाता है। नहीं यार, देखो हाँ यार। डॉक्टर साहब क्या सुनाएंगे? यार, हम सुनते हैं ना कि फलाने के घर में जुड़वा बच्चे हो गए, फलाने के घर में जुड़वा बच्चे हो गए। अव्वल तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हो जाते हैं तो उनकी काफ़ी शक्लें भी मिलती हैं और उनकी आदतें भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको 2 जुड़वा भाइयों का। हुआ ये कि जी एक घर में 2 जुड़वा बच्चे हुए। ठीक है, दोनों भाई थे और सब कुछ नॉर्मल था। 2 साल के बाद, जब 2 साल के दिखने में भी एक जैसे थे, 2 साल के बाद एक भाई की तबीयत कुछ ख़राब हो गई और वो इतनी ख़राब हुई कि वो मर गए, डेथ हो गई उनकी। अब रह गया एक भाई। ठीक है, अब वो जो एक भाई था, उसको जो मर गया था वो भाई नज़र आता था, लेकिन अब वो 2 साल का था तो वो किसी को बता नहीं सकता था, लेकिन इशारों में अपने माँ बाप को कहता था कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, या उसके साथ अकेले बैठ के खेलना, इस तरह की चीज़ें माँ बाप ने इस चीज़ को नॉर्मल लिया कि बच्चे करते हैं। कई बच्चे आईने के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और खेलते हैं और आपस में बात, अपने आप में बात करते रहते हैं। तो उसके साथ यही इसी तरह का एक सीन था। वक्त गुजरता गया, 2 साल से 3 साल का हुआ, 3 से 4 का, 5, और ये कंटिन्यू उस भाई के साथ अपने खेलता आता था। अच्छा, जिस तरह से इसकी एज बढ़ रही थी उस तरह से जो मर चुका था भाई, उसकी भी एज बढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि जी वो छोटा बच्चा ही रह गया, उसको नजर आ रहा है, बच्चा ही नजर आ रहा है, नहीं, ये बड़ा हो रहा है, साथ में मरा हुआ भाई भी बड़ा हो रहा है। जब इसने बोलना स्टार्ट किया तो ये फिर बताता था कि मेरे जैसा वो मेरे सामने आता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। तो माँ बाप ने पूछा भाई ये कब से? बोला ये तो मुझे याद नहीं है, तो जब से है तब से मैं खेलता हूँ। माँ बाप ने बोला कि इसका तो ऐसे ही है, ये
बच्चे बड़े भी होते हैं ना जब आहिस्ता तो वो चीज़ों को मैनिपुलेट भी करना शुरू कर देते हैं ना, ड्रामेबाजियाँ करते। तो माँ बाप ने बोला ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। देखते देखते इसकी उम्र हो गई 8 साल 8 साल। अब 8 साल की एज में जो बच्चा होता है ना, वो झूठ कम बोलता है। स्कूल का एक उस पर ऐसा असर होता है, पढ़ाई का असर होता है, माँ बाप की तरबियत का असर होता है कि वो मोस्टली झूठ नहीं बोलता। तो एक रात ऐसे ही बैठा हुआ था, तो इसका जो दूसरा भाई था जो मर चुका है, उसके साथ ही खेल रहा होता है। जब खेल रहा होता है तो माँ इसके रूम में एंटर होती है, देखती है कि ये किसके साथ बातें कर रहा है, खेल रहा है। तो माँ इसको बोलती है किसके साथ बात कर रहे हो? तो कहता है माँ भाई के साथ, क्योंकि वो उनको बताते हैं कि तुम्हारा जुड़वा भाई भी था और ये था और इस तरह। बोला माँ भाई के साथ। तो माँ परेशान हो जाती है कि कौन से भाई के साथ? बोला कौन सा भाई? नहीं माँ, भाई मेरा जो मेरा जुड़वा भाई था, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो माँ ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो भाई तुम्हारा मर चुका है, हमने तुम्हें कितनी बार बताया कि वो तो जिंदा नहीं है। तो कहता है नहीं माँ, वो तो जिंदा है, मेरे पास आता है, मेरे साथ खेलता है और मेरे जितना ही है। माँ ने बोला अच्छा। फिर माँ ने उसको उस कमरे से निकाल के अपने साथ ले जाती है और जाके अपने साथ मियाँ बीवी आपस में बच्चे को बीच में सुलाते, बैठ तू इधर ही सो भाई। तो होता ये है कि जी आधी रात को ये उठ के दरवाजे की तरफ जाता है। अब वो जो मरा हुआ भाई है वो समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसका हमजाद है या कोई और चीज़ है, क्योंकि हमजाद की भी एज आपके साथ उसी तरीके से बढ़ रही होती है, क्योंकि वो आता ही आपके साथ है ना, ठीक है। अब ये परेशान कि एक चीज़ क्या है, मेरा भाई तो ये कहती है मर गया है, तो ये फिर क्या है, ठीक है। बहरहाल ये उससे पूछता है, बोला कि मेरा भाई तो मर चुका है, तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं मरा नहीं हूँ और मुझे मारा गया है, ठीक है। तो बोलता है अच्छा कैसे मारा गया? बोलता है मैं बीमार था, मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, उसने मुझे गला दबा के मार दिया। अब कह रहा वो मतलब मार दिया, उसकी ये बात समझ में नहीं आती। अब ये थोड़ा ना घर में अजीब हरकतें करना शुरू करता है कि बाप से नाराज़गी, माँ से नाराज़गी। तो माँ एक दिन पूछती है कि तुम मतलब बाप से क्यों नहीं बनती, तुम्हारी एज भी नहीं है, टिका के जवाब देते हो और भाग जाते हो, उसके सामने नहीं आते या छुप जाते हो। तो कहता है माँ जो मेरा भाई था उसको मेरे बाप ने मारा है। तो माँ का हाथ सर पे आ जाता है कि ये बात कैसे हुई, तुम्हें किसने बताया? बोला मुझे भाई ने बताया कि मेरे उसका जो कत्ल है वो बाबा ने किया। तो बोले अच्छा कैसे किया है? बोला माँ मुझे तो नहीं पता, वो देखो इतना बीमार था, इस जगह पे कमरे में आप ये काम कर रही थी, वो बाबा पीछे गया और पापा ने उसको मार दिया, क्योंकि वो पैसे होते नहीं थे और ख़र्चा उठा नहीं सकते थे, अस्पतालों में लेके दौड़े भागे, लेकिन अब उनके पास वो हालत नहीं थी कि वो उसको मज़ीद संभाल सके या पाल सके। माँ ने रोना पीटना शुरू कर देती कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ। खैर बाप आता है घर पे। जब बाप घर पे आता है, बाप के पास अच्छा है, बाप स्टेबल हो चुका होता है, बिजनेस चल चुका होता है उसका। तो उसको पूछती है कि मेरे दूसरे बेटे की मौत कैसे हुई? तो कहता है तुम्हें पता तो है कि वो बीमार था, उसको सांस की तकलीफ थी और रोज़ रोज़ उसको अस्पतालों में लेके भागना पड़ता था, इतने पैसे देने पड़ते थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और बीमारी में एक दिन में उसको नहीं लेके जा सका, तुम भी वहीं मौजूद थी और वो उसकी डेथ हो गई। तो वो तो इस तरह का स्टेटमेंट देता है। बहरहाल ये क्या करता है, माँ इसको बोलती है बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये कमरे में जाके अपने बैठ जाता है खिलौनों के साथ, खेलना वेलना पढ़ना वढ़ना जो कर रहा हो। इसका भाई वापस आता है, वो बोलता है कि पता चला कि मुझे किसने मारा? तो कह रहा है वो माँ भी नहीं मानती और बाबा भी नहीं मानते। कह रहा ठीक है अब मैं बताता हूँ, तुम बाबा से कहना कि उस दिन आपको ये कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, अब तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो छोटे थे। ये कपड़े पहने हुए थे, आपके इस उंगली में ये अंगूठी पहनी हुई थी
ठीक है, आप ये काम करते हुए इस कमरे में घुसे थे और आपने मुझे मार दिया था। अब ये खाने की मेज पर बैठे होते हैं तो ये कहता है अपने बाप से कि बाबा मेरे भाई की मौत कैसे हुई थी? तो बेटा बीमार था तुम्हें पता है, और ये वो हाइपर हो जाता है ना, तो मैं 2 लगाऊंगा मैं, तुम बात बात पे ये किस्सा निकाल देते हो। तो बाबा आपको फलाने कलर के कपड़े पहने हुए थे? उसका बाप चुप हो जाता है, बोलता है इस हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी उंगली में, इस तरीके से अंदर दाखिल हुए थे आप। बाप ने इसको एक थप्पड़ रसीद करवा देता है। क्या बकवास लगाई हुई है। अब क्योंकि बाप के दिल में शोर होता है, बाप को वो सारी बातें याद आती हैं, बाप जाके कमरे में रोना शुरू कर देता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और पता नहीं ये कौन सी चीज़ है जो मेरे बेटे को ये सारी बातें बता रही है। बाप कहता है कि या तो कोई जिन है या तो उसको अलार्म होता है, कोई ख्वाब आता है। तो बाप क्या कहता है कि अपना एक दोस्त होता है उसका, उससे ये मशवरा करता है कि यार ये मसला है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। उसका बोलता है लगता है तुम्हारे बेटे का हमजाद आता है तुम्हारे दूसरे बेटे के पास और उसे ये सारी बातें बताता है। तो अब जो है ये करते हैं कि किसी आमिल को ढूंढते हैं और उसकी जान छुड़वाते हैं। बोला हाँ ठीक है, ऐसे सही है। ये ढूंढते हैं, एक आमिल इनको मिल जाता है, आमिल से सारा किस्सा करते हैं। आमिल कहता है ठीक है और मैं उसको काबू करूँगा, ठीक है। अब होता ये आमिल आता है इनके घर पे ना, उस बच्चे से बात करता है, बेटा कहाँ नज़र आता है, क्या नज़र आता है, ये चीज़ें झूठ बोलती है, तुम्हारे घर में फूट डाल रही हैं, तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ करवा रही हैं। तो बोलता है जो भी है, जो बात थी मैंने बता दी है, और इस जगह पे आता है मेरा भाई और इस वक्त पर आता है। आमिर बोलता है ठीक है। रात का वक्त होता है कोई 12:30-1 बजे का, सही है। तो ये आमिल पढ़ाई के लिए खामोशी से आता है, इस बच्चे को पता नहीं होता, ये बच्चा सो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि किसी के चलने की आवाज़ आ रही है कमरे में। तो ये देखते हैं छुप के, तो वो इसका जो बच्चा सो रहा होता है वो जाग के किसी के साथ खेल रहा होता है। तो आमिल बोलता है कि ये बंदा इधर ही है, इसका हमजाद ना, मैं इसको काबू कर लूँगा। आमिल क्या करता है, उसके हमजाद को काबू करता है। जैसे ही काबू करता है उसके हमजाद को, तो दूसरा जो बेटा होता है जिंदा, उसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है। आमिल उसको काबू करके उससे पूछता है, जो भी बातें होती हैं, जान छोड़ो ये वो, इस तरह की सारी बकवास कर रहा होता है। जब वो उससे बात कर रहा होता है तो वही आवाज़ उसके जो जुड़वा भाई जिंदा होता है दूसरे कमरे से, उसकी आ रही होती है। अब आमिल परेशान हो जाता है कि मैं सवाल एक हवा से कर रहा हूँ ना, एक चीज़ सामने है ही नहीं, मुझे नजर आ रही, किसी और को नहीं आ रही, उससे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दे रहा है बेटा कमरे से। तो अब क्या करूँ? बहरहाल ये जैसे तैसे करके बोलता है मुझे दोनों पे पढ़ाई करनी, मैंने उस बेटे पे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसको तो मैं काबू कर लूँगा। बोले ठीक है। ये जैसे ही इस जिन को या इस हमजाद को काबू करता है, वहाँ पे वो बेहोश होके गिर जाता है। उसकी तबीयत बिल्कुल वैसे ही ख़राब होती है जैसे इसकी बचपन में ख़राब हुई थी इसके भाई की। बाप परेशान हो जाता है। आमिल कहता है भाई तुम लोगों का मसला हल हो गया, ये मेरे काबू में हो गया, अब ये नहीं आएगा, नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ। ये चला जाता है। अब ये चला जाता है, वो उसको पैसे वैसे दे देते हैं। अब ये बेटा बीमार होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि सदमा ले लिया, ठीक है, या असर आ गया किसी चीज़ का। वो क्या करते हैं, उसको डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। वही सारा उसको अस्थमा, वही सांस की मसला, ये वो सारा स्टार्ट। उसी जगह पे ये लड़का लेटा हुआ होता है। तो बाप आता है, बाप को बोलता है कि तू मुझे मारने आया है ना, जैसे मेरे भाई को मारा। तो बाप बोलता है नहीं बेटा, मैंने ना तेरे भाई को मारा, ना मैं तुझे मारने आया हूँ, मैं तो तुम्हें दवा देने आया हूँ। तो कहने लगा नहीं, तुम मुझे मार दोगे। इस तरह की बहस चल रही होती है। ऊपर से माँ भी कमरे में आ जाती है। माँ सारी बातें सुनती है। माँ भी बेटे को रिलैक्स करती है, बेटा बाप है तुम्हारा, ये है वो है, बाप नहीं मारते, इस तरह से नहीं होता, वे समझा रहा होता है। देखते देखते ना इस लड़के का, छोटे का दम घुटना शुरू होता है। दम घुटता है तो बोलता है बाबा देखो तुमने मुझे मारा, भाई मुझे मार रहा है। और वो उसका जो भाई होता है वो उसको उसी तरीके से मार देता है जैसे इसका बाप उसको मारता है।
और उस दूसरे भाई की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी रोना पीटना शुरू कर देते हैं। फिर इसका बाप मानता है कि हाँ मैंने अपने बेटे को मारा था। तो उसके बाद बीवी भी उसको छोड़ के चली जाती है। खैर वैसे भी खून जो है ना वो छुपाया नहीं छुपता। मर्डर को कितना भी छुपा ले वो घूम फिर के सामने आ जाता है। और वैसे भी वो क्या कहते हैं मकाफात अमल है। हाँ। तो जो आप करते हैं उसकी सजा तो मिलेगी दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो जरूर मिलेगी। और अगर खुद को नहीं मिलेगी तो अपने बच्चों में देखता है बच्चे देखता है और वो सबसे ज्यादा तकलीफ तकलीफ।